Today we are going to have a very good presentation about delirium, and it's very important also to know about delirium. Being nurses, especially who are will to work in palliative care and other places, especially in ICUs and all. So you should know how to diagnose this delirium so that the patients will get their treatment, their management as immediately as possible, so that we can prevent a lot of complications. Okay, so over to you, Anna. I'm very happy again, and today we are going to discuss about delirium. We find the signs and symptoms in many of the patients, and many times Sorry, your voice is breaking. And the video is not coming somehow. I can't hear you. Anema? I can hear you. Can you hear me? Yes, ma'am. Clear now. Just to remind that today is our Hindi session. Yes, Hindi session. Okay, thank you. Okay, thank you. आज हम डेलीरियम के बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे. ठीक है, so I will go directly to screen share. You can share now, ma'am. Can you see my screen? Hello? No, ma'am. Network here is slow. Can you please try again once? Ma'am, turn off your video. I think it will increase the bandwidth. Okay. Whenever she comes, you just tell me, okay? अच्छा, आज हमारा टॉपिक है डेलीरियम, ठीक है? तो पहले ये बात है कि डेलीरियम क्या है, किसी को मालूम है तो जरा आप लोग जरा चैट बॉक्स में डालेंगे डेलीरियम मतलब क्या है. जैसे कि आप लोग क्या सोचता है डेलीरियम के बारे में. डेलीरियम या अनुबाला रेज हैंड. ठीक है अनुबाला, अनम्यूट करके बता दो डेलीरियम मतलब क्या है. मतलब कम से कम सिम्टम्स क्या होगा, कैसे हम पहचान सकेगा वो. कोई भी. अनुबाला, अनुबाला अनम्यूट कर लो. या टेल मी अनुबाला, डेलीरियम मतलब क्या है. एनीवन एल्स, और कोई बता सकता है डेलीरियम मतलब. कोई भी चैट बॉक्स में भी डाल सकता है. शोभा भरद्वाज, सोनाली, नीलम कुमारी, बहुत. पम्मी कहाँ है. पम्मी, जो भी जानता है. आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों का जैसे कि वार्ड्स में पेशेंट, जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं. अच्छा, रचना ऐसे मेंटल स्टेट, a mental state where somebody becomes delirious. वो तो मुझे पता चले, मालूम है. delirious मतलब क्या है आपका देखने से कैसे पता चलेगा कि पेशेंट delirium में है. confused thinking, good. reduced awareness of surroundings, सोनाली यादव, good good. yeah, both the answers are right. ठीक है, दोनों जो आंसर आपने दिया है ना, बहुत ही करेक्ट आंसर्स है. confused thinking,
reduce awareness of the surroundings, यही होता है। अब वो ना आम इसमें हम लोग बताने से यही बता सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को क्या है, तो उन लोग को पता नहीं चल रहा कि उन लोग कहाँ पर है, किसी को पहचानता नहीं है उन लोग ठीक तरह से। अगर घर वाले साथ में रहता है उनको भी उन लोग पहचाने नहीं है, उन लोग पूछे कि ये कौन है, तुम क्यों यहाँ पर खड़ा है। लेकिन इसमें एक दूसरी एक बात भी है, दो टाइप का है, आप लोगों का भी जिस अन्ना लेने के टाइम बता देंगे। एक हाइपो है, एक हाइपर एक्टिव भी है। कभी कभी आईसीयू में देखा होगा कुछ सडनली उन लोग नींद से उठेगा और भागने के लिए कोशिश करेगा, सबको इधर उधर करके ना। और अगर हम लोग उनके लिए रेल्स भी डाले तो रेल्स के ऊपर से भी उन लोग कूदेगा, कूद के भागेगा। ये सब डेलीरियम है। और डेलीरियम का बहुत सारा वजह भी है डेलीरियम का। सो डेलीरियम सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कंफ्यूज थिंकिंग है, नहीं तो उन लोगों का सराउंडिंग हमारा अवेयरनेस नहीं है करके। लेकिन डेलीरियम ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी उन लोगों ने दूसरा लोगों को नुकसान भी पहुंचाएगा। बंद बंद कमरे में खोल के उन लोग बाहर चले जाएगा, शायद जैसे कि अभी ऊपर छत के ऊपर है, मालूम नहीं है, तो गिर के उन लोग मर भी जा सकता है। सो डेलीरियम बहुत ही इमरजेंसी एक चीज है जिसमें जो हम लोगों का अटेंशन देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी दो चीज भी है जैसे कि डेलीरियम की जैसे, एक तो डिमेंशिया हम लोग जो बोल रहे हैं, और एक तो डिप्रेशन है, डी डी डी, डिमेंशिया, डिप्रेशन, डेलीरियम, डी डी डी। कभी कभी ऐसा होता है, लोग सोचता है कि ये या आदमी जब कंफ्यूज हो रहा होता है तो बोलता पागल है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे करके, ऐसा भी हो सकता है। ये हाइपो में जब हाइपो डिलीरियस हो जाता है पेशेंट ना, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ऐसे चुपचाप रहेगा तो हमको लगेगा ये डिप्रेशन में है। तो करेक्ट डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, ये पेशेंट डिलीरियम है, डिप्रेशन में है या डिमेंशिया है, वो बहुत जरूरी की चीजें हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने बोला बहुत सारा वजह है पेशेंट्स को क्यों डिलीरियम होता है। कभी कभी ड्रग्स की वजह से होता है, ड्रग्स मतलब इवन आम जो हमारा मेडिसिन जो पेशेंट्स लेता है मॉर्फिन की वजह से हो सकता है, दूसरा बहुत सारा कुछ ड्रग्स है उसकी वजह से हो सकता है, हमारा शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने की वजह से हो सकता है, एक जैसे कि हम बताता है ना फुल ब्लैडर, रिटेंशन ऑफ यूरिन, उसकी वजह से हो सकता है। फुल ब्लैडर है, बहुत बहुत पेन है, पेशेंट इज इन सीवियर पेन, पेशेंट डेलीरियस हो सकता है। ब्रेन मेट्स या ब्रेन ट्यूमर्स, पेशेंट डेलीरियम हो सकता है। अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, स्पेशली आईसीयू में होता है ये बात, क्योंकि पेशेंट को मालूम पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर है। जैसे आंख खोल के देखा तो लगा ऐसे पूरा मॉनिटर का आवाज है सब, तो डेलीरियस हो जाता है पेशेंट, आईसीयू में भी हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से पेशेंट डेलीरियस हो सकता है। एंड एज अ नर्स हमारा ये कर्तव्य होता है कि हमको पता करना है कि पेशेंट क्यों डेलीरियस है। तो उसके लिए हम लोग को पेशेंट को हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी पड़ता है। हिस्ट्री इन द सेंस जैसे कि हम लोग पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन क्लास ऑलरेडी खत्म हो गया है नहीं, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। थ्रू कम्युनिकेशन हमको पता चलेगा कि पेशेंट के बारे में, शायद पेशेंट ने कुछ मेडिसिन की वजह से हो गया होगा, नहीं तो और कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से पेशेंट को ये हुआ है। तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो लेकिन जब पेशेंट इसमें सिवियर डेलीरियम में जब पेशेंट आता है, इतना ज्यादा तो हम पूछ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग को पता चलेगा। अगर पेशेंट पहले से हमारा साथ है पेशेंट, तो हमको पेशेंट के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम पड़ता है, ठीक है। तो वी हैव टू करेक्ट द करेक्टेबल, जो भी कारण होता है उसको हम लोगों को करेक्ट करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट में इतना तो हम बताते हैं, जैसे कि पेशेंट जब डिलीरियम होता है, साथ में जो रहता है ना, वो लोग बहुत परेशान हो जाता है। अचानक एक जन बोल रहे मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ये कौन है, ये कहाँ पर है, सब बोलने के टाइम जो फैमिली
पेशेंट के साथ रहता है, उन लोग भी कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे अभी तो कुछ नहीं था, देखो सडनली उठ के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपना कपड़ा फाड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो उन लोग को भी परेशान हो जाता है और उन लोग बार बार पूछते रहेगा ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए किस कारण पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुआ था और उसके लिए हम क्या कर सकता है, नहीं तो हमने क्या किया था, और आगे अगर आगे जैसे कि पेशेंट को हो सकता है तो हम लोग कैसे उसको क्या बोल रहे थे, स्टॉप कर सकता है, रुकवा सकता है। तो ये सारे चीजें हम पेशेंट की फैमिली से बात करना है। और दूसरी बात हम हमेशा बताते हैं डिलीरियम में, एक बात बहुत ही जरूरी है कि जब पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट के साथ बात करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेशेंट का मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ तो बात हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा है कि क्या बात हुआ था, मैंने ऐसा कुछ किया है तो कुछ तो बात है, अभी क्या बात है याद नहीं आता है। तो हम लोगों का आराम से पेशेंट के साथ बैठ के बात उनसे बात करना पड़ेगा, बातों में हम लोग को बोलना पड़ेगा उनको क्या हुआ था उनके साथ, वो क्यों हुआ था और अभी हम लोग क्या किया था। अब मेरे को अभी भी याद है, एक त्योहार का दिन था यहाँ पर, जैसे कि आप लोग जानता है केरला में ओणम, मतलब ये है जैसे ओणम विश्व विश्व मतलब बैसाखी है ना, हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में सब है। तो ऐसे एक दिन था, हम लोग ज्यादा लोग नहीं है, ड्यूटी पे रहता नहीं है उस टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा का ज्यादा 3-4 जन ड्यूटी पे रहता है। सडनली हमने देखा कि एक बुजुर्ग को लेके आया, उन लोगों के बेटे ने, 3 बेटे, अच्छा खासा ड्रेस वगैरह पहना, त्योहार का ड्रेस वगैरह उन लोगों ने पहना है। तो ये आदमी को लेके आया अराउंड 70, इतना आवाज कर रहा था वो आदमी, सबको पकड़ रहा था। तो जैसे हमने वो पेशेंट को देखा, सडनली हमने पूछा था सानिया, Stella ma'am. इज शी बैक? Anna ma'am has joined. अच्छा, ओके ओके। तो अन्ना आप लोगों के साथ अभी डिलीरियम के बारे में प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम फिर बात करेंगे इसको, मैं आई विल कंप्लीट दिस थिंग्स, ओके। ओके अन्ना, हेलो। Anna ma'am, you are muted. Ma'am, unmute yourself. Yeah, okay. Yes, ma'am. Please go on. So today's objectives, we want to find out signs and symptoms of the delirium. Okay, identify possible causes, and as we have learned in palliative care, that we have to remove the whatever causes are there as far as possible, right? And if not possible, then we will give pharmacological management in the condition. So why it is necessary for us to learn about delirium? Okay? Because it is said that कि वो एक काफी हद तक सीरियस डिस्टर्बेंस है, जो कि हमारे जो पेशेंट होते हैं या तो एनी पर्सन, उनकी जो मेंटल थिंकिंग एबिलिटीज है वो कम कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है कि जिसमें पर्सन को डे टू डे उनका जो भी काम करना है, वो काम करने की जो निर्णय शक्ति होती है, जो डिसीजन पावर होता है, उसको कम कर सकता है, और उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन उसके लाइफ में पैदा होता है। ठीक, तो काफी हद तक डेलीरियम जो है वो उसका जो ऑनसेट रहता है तो वो काफी रैपिड हो सकता है। वो विदिन फ्यू आवर्स ऑल्सो, थोड़े घंटों का हो सकता है या तो फ्यू डेज का भी हो सकता है। तो हाउ कॉमन इट इज कि जब हम हमारे पैलिएटिव केयर पेशेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमें कितना कॉमनली ये फाइंड आउट करने को मिलेगा, कितने पेशेंट्स को ये हो सकता है।
ऐसा नहीं है सिर्फ पैलिएटिव केयर, हम दूसरे जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर कर रहे हैं, इवन ओल्ड एज पीपल हु आर अराउंड अस, क्योंकि उनमें भी काफी हद तक डेलीरियम का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको स्टेटिस्टिकल डेटा बताया गया है कि जनरल हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं एडल्ट और जो एक्यूट कंडीशंस में एडमिट हुए होते हैं, उनमें 15% तक ये कॉमनली देखने को मिलता है। जीरियाट्रिक्स में आप ये देख सकते हो कि परसेंटेज हाई हो गया है कि 25% जितने ओल्ड एज पीपल है उनमें ये देख सकते हैं हम। अगर फ्रैक्चर हो गया है और लंबे समय से वो अपने बेड में ही है, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स है, तो उनमें काफी हद तक अभी उससे भी ज्यादा हो गया। आप देख सकते हो 40 to 60% तक ये देखने को मिल सकता है। एंड व्हाट अबाउट पैलिएटिव केयर सेटिंग्स, तो हियर आप देख सकते हो कि कम से कम 30% और मैक्सिमम लिमिट क्या बताइए 80% तक हमें पेशेंट्स में डेलीरियम के साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और ये बिलीव कर रहे हैं कि जो भी 65 इयर्स से ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, उम्र के लोग होते हैं, उनमें अराउंड 7% ऑफ देम दे डेवलप डेलीरियम। तो अभी ये देखते हैं कि क्यों ये मैटर करता है। तो जब हम केयर करते हैं पेशेंट की, तो उसमें अगर वो पेशेंट डेलीरियम का भी शिकार हुआ है तो मोर्टेलिटी रेट काफी हद तक बढ़ी हुई देखने को मिलती है। करीबन 3 गुना ज्यादा हाई मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर हमें देखने को मिलेगा। ओके, और 1 in 5 will be dead within a month. So it can slowly बहुत ही सीरियस टाइप की मैटर हो जाएगी और पेशेंट कैन डाई इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी डिसीज से पेशेंट सफर कर रहा है और उसमें डेलीरियम देखने को मिलता है, तो इट विल द सीवियरिटी ऑफ डिसीज विल इंक्रीज। ओके, सो हमें ये साइंस एंड सिम्टम्स पता चले तो उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि सीवियरिटी जो डिसीज की है वो भी काफी हद तक बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जब साइंस एंड सिम्टम्स इतने सारे हो गए, कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, तो पेशेंट का जो हॉस्पिटल में रहने का टाइम पीरियड है वो काफी लंबा हो जाता है। तो अभी जितना भी ज्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में रुकेगा तो वो और भी मुश्किल का सामना उसको करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस दिन ब दिन बढ़ते जाए ऐसा हमें देखने को मिलेगा। जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और काफी हद तक हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं डेलीरियम। अच्छा, तो इसकी वजह से हमें पता लगाना है कि ये डेलीरियम क्या है, और अगर हमें उनके साइंस एंड सिम्टम्स मिलने को देखने को मिलता है तो हमें इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, और काफी हद तक 2/3 पेशेंट्स हमें डेलीरियम वो डेमेंशिया में बदलता हुआ भी देखने को मिलेगा। ये सभी रीजंस है कि क्यों हमें उसका जल्दी से इलाज करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से ऐसे हमारे पेशेंट्स होंगे जिसमें हमें डेलीरियम देखने को मिल सकता है, यानी कि दूसरे शब्द में बोले तो रिस्क फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं। कई बात ऐसी भी होती है कि जो हम पेशेंट्स को मेडिकेशन देते हैं, तो मेडिकेशन की वजह से भी पेशेंट को डेलीरियम के साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। कभी कभी वो मेडिकेशंस जो लंबे टाइम से देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स से भी ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी यही मेडिसिन या तो डिसीज की वजह से मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता देखने को मिलता है, स्पेशली लो सोडियम हाइपोकैलेमिया की वजह से, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया की वजह से हमें ये देखने को मिलते हैं।
कभी कभी हमारे पेशेंट्स जो लंबे अरसे से इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशेंट में सपोज कैथेटर लगवा दिया है हमने, तो उसकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब वजह हो सकती है कि हमारे पेशेंट में ये डेलीरियम के सिम्टम डेवलप हो। काफी हद तक हम इंटेंसिव केयर यूनिट में जब पेशेंट्स रहते हैं, जो भी बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग है, ना ही उनको रिलेटिव्स को देखने को मिलता है, हर बार बस देखो तो नर्सिस को ही देखते रहेगा या तो चार दीवार पे ही वो देखता रहेगा, तो ऐसे पेशेंट्स भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे अगर हमारे पेशेंट्स है जिनमें सेंसेशन का इम्पेयरमेंट है, जैसे कि विजुअल सेंसेशन है, हियरिंग सेंसेशन है, ये सब इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो जो काफी लंबे समय से हियरिंग एड्स यूज कर रहे हैं या तो आंखों से पूरा दिखाई नहीं देता, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पेशेंट का जो कि ब्रेन है उसमें कुछ डैमेज हो, वो डिसीज की वजह से हो सकता है, या तो फिर हमारा प्राइमरी ट्यूमर ब्रेन में हो, या तो मेटास्टेटिक लीजन डेवलप हुआ हो ब्रेन में, तो उसकी वजह भी से भी हमें ये सब देखने को मिलेगा। और एक बार अगर डेलीरियम एपिसोड आया है तो उसको दूसरी बार आने का ये संभावना भी काफी हद तक बढ़ती देखने को मिलती है। तो ये सब की वजह से इट मैटर्स फॉर अस कि हम फाइंड आउट करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, और साइंस एंड सिम्टम्स पहचान पाए, ठीक है। तो अभी आप ऐसा पूछोगे कि ये डेलीरियम है कि डेमेंशिया है, क्योंकि काफी हद तक उनके जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो कभी हमें सेम भी देखने को हम पा सकते हैं, लेकिन हमें केयरफुल उस हिस्से में हमें क्या करना है, तो केयरफुली हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। और किससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, तो जो भी केयरटेकर है, क्लोज केयरटेकर है, जो कि पेशेंट के साथ रहता है हर बार, उसके पास से हम हिस्ट्री पता करेंगे, तब हम जाके पहचान पाएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, वेदर इट इज डेलीरियम या तो डेमेंशिया। तो इधर मैंने कुछ ट्राई किया है कि हम थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन कर सके। तो डेलीरियम में आप देख सकते हो, तो ऑनसेट कैसा है, इट अकर्स विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आगे भी बोला कि कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं। Whereas in dementia क्या होता है कि it begins with minor symptoms but gradually वो वर्सन होता है, ये धीरे धीरे वो बिगड़ता जाता है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। अटेंशन के बारे में हम देखें तो डेलीरियम वाला जो पेशेंट है, तो वो अपना फोकस बना पा रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है, ठीक है। और maintaining of attention is significantly impaired, ये हमें काफी हद तक इम्पेयर देखने को मिलता है, कि सो फोकस रहने में और अटेंशन बना पाने में वो उनका इम्पेयरमेंट ज्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और डेमेंशिया में क्या होता है, जब वो अर्ली स्टेज में होता है तो जनरली हमें अलर्ट पाते हैं हम वो पेशेंट को। जो वर्सनिंग पार्ट है वो ग्रेजुअल पार्ट है, वो हमें आगे देखा। और फ्लक्चुएशन के बारे में क्या देखते हैं, तो सिम्टम्स जो होते हैं तो पूरे दिन के दौरान फ्लक्चुएट रहते हैं। दिन का कोई पार्ट ऐसा भी रहता है कि जब हमें लगे कि अरे ये पेशेंट को एकदम ही नॉर्मल है, उसको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, जबकि ऐसा हो जाए कि रात के वक्त आ गया तो उसका सिम्टम्स वो काफी सीवियर हो गया, ऐसा हमें डेलीरियम में देखने को मिलेगा। जबकि डेमेंशिया में हम क्या पाएंगे, तो दे हैव बेटर और एंड वर्स टाइम ऑफ अ डे, जो कि मेमोरी का स्किल है, थिंकिंग स्किल है, तो वो हम दिन भर कांस्टेंट हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो ये हमें मेनली
3 एरिया बताए गए हैं जिसमें हम डिफरेंस पाएंगे, जिसकी वजह से वेदर द पेशेंट डेलीरियम से सफर हो रहा है या तो डेमेंशिया से सफर हो रहा है, ये हम जान पाएंगे। अभी हम देखते हैं कि इनके कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो जैसे हमने रिस्क फैक्टर में देखा कि काफी हद तक ड्रग्स की वजह से ये देखने को मिला। पेशेंट्स कई बार हमें पॉलीफार्मेसी देखने को मिलती है, ठीक है, कई सारे डिसीज से वो जूझता दिखाई पा रहा है और उनकी डे बाय डे जो नंबर ऑफ मेडिसिन है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा हम जान पाते हैं। तो उसकी वजह से कई ड्रग्स भी ऐसी होती है कि जो आपस में इंटरेक्ट करेगी और उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ाएगी। तो इसके कारण भी हमें काफी हद तक ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ड्रग्स कैसी हो सकती है, तो पेन ड्रग्स हो सकती है, देन मेडिकेशंस व्हिच आर गिवन फॉर स्लीप, इंड्यूसिंग स्लीप, ओके। फिर काफी साइकियाट्रिक ड्रग्स है, जैसे मूड डिसऑर्डर को ठीक करने वाली ड्रग है, एंजाइटी डिप्रेशन को ठीक करने वाली ड्रग्स है, ओके। सो ऐसी ड्रग्स में भी हम उन साइड इफेक्ट्स की वजह से हम ये देख पा रहे हैं। फिर कई ड्रग ऐसी होती है जो कि एलर्जी में दी जाती है, जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स, ओके। सो उसकी वजह से भी कभी कभी ये देखने को मिलता है। अस्थमा मेडिकेशंस की साइड इफेक्ट्स में भी ये देखने को मिल सकता है। स्टीरॉयड मेडिसिन्स, तो ये कई बार हम हमारे पैलिएटिव केयर सेटिंग में भी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा जब भी हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तो उसकी साइड इफेक्ट्स का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी एबनॉर्मल हमें देखने को मिले तो वो तुरंत ही नोट डाउन करना है और तुरंत ही डॉक्टर को भी बताना है। तो हम ये मेडिसिन से होने वाले प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। फिर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अल्कोहल लंबे समय से ले रहे हैं, ठीक है, और फिर सडनली विड्रॉल हो गया, तो उसमें भी हमें कभी कभी ऐसा डिलीरियम देखने को मिलता है। स्ट्रोक की वजह से भी और उसकी इफेक्ट अलग अलग ऑर्गन्स पे होने से हो सकता है। कभी कभी ब्रेन को डैमेज हो गया या तो लीवर को डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से हमें कई बार साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस हमने जस्ट देखा कि क्यों हमें देखने को मिलता है। टर्मिनल इलनेसेस में काफी हद तक ये साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट्स में देखने को मिलता है। फीवर और एक्यूट इन्फेक्शन के केसेस हो, एस्पेशली इन चिल्ड्रन, तो उनमें भी हमें कई बार ये साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इन्फेक्शंस लाइक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया हो गया है, ये स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स में तो हमें डेलीरियम देखने को मिल सकता है। कभी कभी टॉक्सिन से एक्सपोजर हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर हो गया या तो साइनाइड एक्सपोजर हो गया, पॉइजन का एक्सपोजर हो गया, तो उनमें भी डेलीरियम हमें देखने को मिलेगा। पेशेंट अगर मालनरिश है या तो डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसकी वजह से पर हमें देखेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो भी क्रॉनिकली इल पेशेंट से और लंबे समय से हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और तो उनमें काफी हद तक नींद नहीं ले पाते ठीक से, ठीक है, तो उसकी वजह से वो स्लीप डिप्राइवेशन होने की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उनमें भी हमें डेलीरियम देखने को मिल सकता है। कभी कभी एनेस्थेशिया की जरूरत पड़ गई, सर्जरी हो गई, क्योंकि उनका कॉम्प्लिकेशंस लंबे समय तक भी चलता रहता है, तो वो भी हो सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिले। तो जैसा कि हमने आगे देखा, थ्रू आउट द डे ये साइंस एंड सिम्टम्स हमें फ्लक्चुएट देखने को मिल सकते हैं।
और नाइट में हम जब पेशेंट के आसपास अंधेरा है तो उसका काफी हद तक वो जो फैमिलियर चीजें हैं वो उनको अनफैमिलियर दिखने लगेगी। और अगर उनमें उसमें अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो सपोज पेशेंट अपना स्पेक्स नहीं ढूंढ पा रहा है या तो हियरिंग एड सब निकाल के सो गया है और हियरिंग एड नहीं मिलता है तो वो काफी हद तक कंफ्यूज हो जाता है और उनका सिम्टम्स बढ़ जाता है रात के दौरान। अभी एनवायरमेंट के डिफरेंट हेडिंग के मुताबिक हम थोड़े साइंस एंड सिम्टम्स भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कि एनवायरमेंट में क्या चेंजेस वो पाएंगे, पेशेंट्स है तो क्या पाएंगे ये हम देखेंगे। तो वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे। ओके, या तो हम उनके साथ बात कर रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स चेंज करेगा, टॉप ऑफ द टॉपिक। ओके, तो वो चेंज करता जाएगा। कभी कभी एक ही आइडिया पे वो स्टेप हो जाएगा, वो और कुछ सोच नहीं पा रहा है, या तो अगर आप उनका ध्यान बटोरना चाहो तो भी वो बटोर नहीं सकता है, कॉन्वर्सेशन ठीक से कर नहीं पा रहा है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। कभी कभी उससे उल्टा भी हो जाता है कि जो ट्रिवियल थिंग्स हम पाए कि जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें उससे वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, तो हमारा जो बात करने का टॉपिक होगा उसमें वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा पेशेंट और वो दूसरी बात करने लगेगा। ऐसा देखने को मिलेगा। कभी कभी ये सब होने से पेशेंट अपने आप भी विथड्रॉ करने लगेगा कि मैं कुछ ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मिलने जुलने का बंद करेगा, एक्टिविटी वो कम कर देगा, ऐसा भी करने लगता है। तो ये सब एनवायरमेंट के रिलेटेड उनकी अवेयरनेस क्या है इसका हम साइंस एंड सिम्टम्स देख पाएंगे। दूसरा है कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी कि थिंकिंग स्किल। अगर आप उनको कुछ मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे असेसमेंट के लिए भी, ठीक है, तो उनकी मेमोरी पुअर रहती है। पर्टिकुलरली रिसेंट इवेंट की जो मेमोरी होती है वो भूल जाते हैं। बहुत लंबे अरसे की जो मेमोरी है वो कभी कभी वो बता भी पाते हैं कि वो ये बात हुई थी। ओके, सो ये हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। फिर वो ये नहीं पाए, डिसोरिएंट हो जाता है टाइम, प्लेस और पर्सन से। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन पूछ के हम देखें तो डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिलेगी। फिर हम उनसे जैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है तो उसमें हम पूछते हैं रिकॉलिंग ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का हम ग्रुप बना के उनको पूछते हैं और वेदर दे आर एबल टू रिकॉल, हमें याद करके बता पाएंगे कि नहीं। तो ये जो डेलीरियम के पेशेंट्स होते हैं वो काफी हद तक डिफिकल्टी पाते हैं याद करने में। कभी कभी उनकी जो स्पीच है वो इरेलेवेंट होती है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर, दो टॉपिक के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। कभी कभी कोहेरेंट वर्ड्स भी होते हैं, क्या बोलता है कुछ हमें समझ में नहीं आता, ऐसी स्पीच भी हमें देखने को मिलती है। तो दूसरी तरफ जो स्पीच उसे दे रहे हैं वो समझने में उसको ट्रबल आती है। ठीक है, सो बेसिकली कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में ये सब हम देखने को मिलेगा। रीडिंग और राइटिंग में भी उनकी जो एफिशिएंसी है वो काफी हद तक हमें कम देखने को मिलती है, काफी अफेक्टेड देखने को मिलती है। अभी देखते हैं कि बिहेवियर में उनका क्या प्रॉब्लम रहता है। तो seeing things that don't exist, that is hallucinations, जो चीज है ही नहीं वो ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं ये चीज इधर पड़ी हुई है। तो विजुअल हैलुसिनेशन कई बार ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है। पेशेंट काफी रेस्टलेस होते हैं और एजिटेटेड भी हो जाते हैं।
और अगर आप उनसे आर्गुमेंट करो तो वो कुछ ज्यादा ही आर्गुमेंट्स करते जाते हैं ऐसा, और वो आर्गुमेंट भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इरेलेवेंट हो जाती है। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट्स में। सोशली हम देखेंगे कि दे विल लैक कोऑपरेशन, दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इवन दो हम रिक्वेस्ट करें, काफी समझाए, तब भी वो समझ नहीं पाते और कोऑपरेशन हमें नहीं मिलेगा। तो कभी वो मॉर्निंग या तो कुछ अलग से साउंड्स निकालेगा, बोलता रहेगा, ऐसा भी देखने को मिलता है। ओल्डर एडल्ट्स स्पेशली जो होते हैं वो क्वाइट हो जाते हैं और दे विड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी में से वो एकदम से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। मूड और एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, उसमें काफी हद तक ऑल्टरेशन देखने को हमें मिलेगा। उनकी जो मूवमेंट रहती है वो काफी स्लो देखने को मिलती है, लेथार्जिक वो फील करते हैं। और जो उनकी स्लीप वेक साइकिल होती है, दिन में वो सोते रहेंगे, रात को वो जगे रहेंगे, ओके, और रात को बिकॉज ऑफ द डार्क एनवायरनमेंट वो कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। तो उनका जो पूरा स्लीप का जो हैबिट है, पहले जो वो नॉर्मल थे, तो वो पूरा रिवर्स हो जाता है और उसकी वजह से भी काफी हद तक उनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है आगे चल के। इमोशनल डिस्टर्बेंस में वो एंजाइटी, फियर और ये उनमें ज्यादा रहता है और एक शक्की मिजाजी हो जाते हैं वो। मेनी टाइम्स डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, या तो उनको उकसाओ तो बहुत एंग्री भी हो जाते हैं, ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा। यूफोरिया भी मीन्स के ऑलवेज दे विल बी इलेटेड मूड में रहेंगे ना, एकदम से खुश मिजाजी रहेंगे, ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब इमोशनल डिस्टर्बेंस में हमें काफी हद तक शिफ्ट्स देखने को मिलेगी। कभी कभी वो दूसरे से उनका कोई लगाव ही नहीं है, ऐसा भी वो उनका बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो हमें कई हद तक केयर टेकर्स ऐसा बताएंगे कि उनका जो पर्सनालिटी था वो काफी हद तक चेंज हो गई है, ऐसा भी हमें हिस्ट्री जब हम लेंगे तो ये देखने को हमें मिलेगा। अभी इसमें हमें 3 टाइप्स के डिलीरियम देखने को मिलता है। क्या क्या है वो? तो हाइपर एक्टिव डिलीरियम है, हाइपो एक्टिव है और मिक्स टाइप है। तो हाइपर एक्टिव है तो नाम ही बताता है कि they will be feeling very restless, always agitation में होंगे, मूड उनका बहुत एंग्री होगा, और रैपिड चेंज उसमें होता रहेगा। कोऑपरेट बिल्कुल ही नहीं करेगा, आप जितना भी समझाओ कभी कोऑपरेट नहीं करेंगे आपके साथ, और उनको हेलुसिनेशन भी काफी हद तक देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको जब देखने को मिले तो वो कौन से ग्रुप में आएंगे? हाइपर एक्टिव डिलीरियम में वो लोग आएंगे। हाइपो एक्टिव से बिल्कुल ही उल्टा है, दे विल बी वेरी इनएक्टिव। मोटर एक्टिविटी है तो काफी हद तक हमें रिड्यूस देखने को मिलेगी, बिल्कुल ही स्लगिशनेस होगी उनमें, कुछ भी काम नहीं करेंगे ऐसा हो जाएगी, और ऑलवेज यू विल फाइंड ड्राउजी। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा सोचेंगे इनको हम कोई दवाइयां दे रखी है क्या, तो वी हैव टू फाइंड आउट कि वो उनको जो भी दवाइयां मिलती है तो वो दवाइयां कुछ ज्यादा है तो नहीं खा ली है, तो हमें उनका मेडिकल चार्ट भी, मेडिसिन का जो चार्ट है वो भी हमें चेक करना रहता चाहिए। मिक्स टाइप में ये दोनों साइंस एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, और दे विल क्विकली स्विच बैक एंड फोर्थ फ्रॉम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एकदम से शांत रहेंगे या दूसरी मिनट पे वो एकदम से एजिटेट हो जाएंगे। तो ऐसा हमें मिक्स्ड बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा मिक्स टाइप ऑफ डिलीरियम में, ठीक है। सो ये 3 टाइप्स हो गए हमारे, हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव और मिक्स टाइप।
अभी हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है. ओके, सो कॉम्प्लिकेशंस विल डिपेंड ऑन द सिवियरिटी. ओके, अभी हमने देखा कि हमें डेलीरियम से एकदम से फाइंड आउट करना है और जिसकी वजह से वो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाते हुए बच सके. ओके, सो हमें मेंटल स्टेटस पेशेंट का पहचानना है, असेसमेंट प्रॉपर करना है और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स. जितना भी जल्दी हो सके ऑनसेट हम उनका पहचान पाए और उससे हम ठीक करें, तो हम कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचा सकते हैं. अगर पेशेंट को कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि टर्मिनल इलनेस है या तो कोई दूसरा इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका डेलीरियम का जो सीवियरिटी है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी और कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा. और उनमें जो डेमेंशिया है अगर पेशेंट को, ओके, तो उसमें पेशेंट सिग्निफिकेंटली ओवरऑल डिक्लाइन जल्दी से होते हुए हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल्स. ओके, सो ये दो हमें काफी हद तक डिक्लाइन देखने को मिलेगा अगर पेशेंट को ऑलरेडी डेमेंशिया है. ओके, तो सीरियसली इल पेशेंट्स जो भी है तो उसमें हमें ये सिम्टम्स जल्दी से पहचानना है और बने जितना भी हो सके उसका जल्दी से हल लाना है, या वरना फिर क्या होगा, उनकी जनरल हेल्थ है वो एकदम से डिक्लाइन हो जाएगी और वो सपोज सर्जरी हुई है या तो मेडिकल कंडीशन है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, सो उसमें से वो बहुत पुअरली रिस्पॉन्स करेंगे. ठीक है, और उनका इंस्टीट्यूशनल जो स्टे है वो काफी हद तक लंबा हो जाएगा. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो असेसमेंट करना है. अभी असेसमेंट करेंगे तो क्या करेंगे हम कि पेशेंट का तो हम साइंस एंड सिम्टम्स देख ही रहे हैं क्योंकि पेशेंट हमारे साथ है अगर हॉस्पिटल में है तो, वरना आपको पेशेंट के रिलेटिव्स के पास से ये उनका क्वेश्चंस पूछ के उनके पास से हिस्ट्री निकलवाना है. कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट का रिलेटिव जो है वो हमें बताएगा कि उसके स्वभाव में कुछ डिफरेंस आया, या तो फिर उनकी जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनका स्पेशली जो स्लीप अवेक साइकिल है उसमें काफी हद तक बदलाव आ गया है. तो ये कई बार पेशेंट के रिलेटिव्स भी हमें बताते रहते हैं, तो ये हमें ठीक से हिस्ट्री पेशेंट के पास से पेशेंट के रिलेटिव्स के पास से लेना है. Then you have to check for the risk factors. पेशेंट जो भी आगे हमने रिस्क फैक्टर्स देखे, वेदर वो रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी पेशेंट में है कि नहीं. ठीक है, तो वो तो हम देखेंगे तो हमें एकदम से पता चलेगा वेदर पेशेंट वाज टेकिंग एनी मेडिसिन्स या तो फिर पेशेंट को कुछ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है कि नहीं, ये सब हमें देखने को मिलेगा. एज के मुताबिक भी हमें वी कैन फाइंड आउट इजीली कि पेशेंट कौन से ग्रुप में आ रहा है. रिसेंट इवेंट कुछ ऐसे हुई है जैसे पेशेंट गिर गया है या तो पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया है, पेशेंट की सर्जरी हो गई है. ठीक है, पेशेंट अभी अभी आईसीयू से बाहर निकला है और उसको घर पे लाके रख दिया है, तो पेशेंट का एकदम ही एनवायरनमेंट चेंज हो गया. ठीक है, और फिर पेशेंट में ये साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिला, दूसरे दिन फिर से रिलेटिव है तो उसको हॉस्पिटल में ले आए, तो पेशेंट विल बी टोटली कंफ्यूज कि ये उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो एनवायरनमेंट से एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो ये सब हमें फाइंड आउट करना है. ऑल द रिस्क फैक्टर्स एक वन बाय वन हमें देखना है कि क्या है. फिर हम also some form of cognitive examination is also done to find out whether impairment is there or not. और उसमें especially उनका arousal state क्या है, level क्या है
और एक टेस्ट है, तो इट इज नोन एज 4A टेस्ट, कि उसमें 4 A's है। तो वो क्या है, तो एक तो है तो उसका अराउजल स्टेट है, उसका अलर्टनेस कितना है वो हम देख पा रहे हैं। ये टेस्ट हमें ऑनलाइन भी मिलता है, अगर आप उसमें टेस्ट करो तो हमें काफी हद तक स्कोर भी मिल जाता है, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या आगे स्टेप्स लेने हैं। तो ये ऑनलाइन ऐप भी अवेलेबल है। तो उसमें हम अलर्टनेस चेक करेंगे, फिर पेशेंट को उसकी एज पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, ओरिएंटेशन टू प्लेस, टाइम, पर्सन क्या है, वेदर ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज द पर्सन और नॉट। अटेंशन में स्पेशली क्या करते हैं, आइदर आप वीक के जो डेज हो या तो ईयर के मंथ्स है, तो उसको रिवर्स ऑर्डर में हम उसको बोलने को बोलते हैं कि आप रिवर्स ऑर्डर में बताओ, ठीक है। तो वेदर ही इज एबल टू टेल अस और नॉट, उसमें कितने करेक्ट है कितने गलत है, तो उसका भी एक स्कोर रहता है। और हमें लास्ट 2 वीक्स से लेकर लास्ट 24 आवर्स में जो भी एक्यूट चेंजेस है उसके मेंटल स्टेटस में, तो उसका स्कोर लगाना है। तो ये सब मिला के हम स्कोर करके फिर उसका सीवियरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार ब्रॉड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करना पड़ता है, तो उससे भी हमें इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये असेसमेंट का रहेगा डेलीरियम के लिए। अभी असेसमेंट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेज इज लेट अस सी कि नर्सेस की ओर से हमें क्या मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट तो हम देखेंगे नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और बाद में हम देखेंगे फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो अगर आपका पेशेंट में कुछ रिस्क फैक्टर्स देखने को मिले जो कि प्रेसिपिटेटेड है, ठीक है, तो उसको हमें ट्रीट करना है, उसको हमें क्लियर करना है, ट्रीट द ट्रीटेबल्स, राइट। हमें फर्स्ट ऑलवेज मैनेजमेंट में ये याद रखना है कि ट्रीट द ट्रीटेबल्स। तो ये हमें उसका लिस्ट बनाएंगे और हम 1 by 1 ट्राई टू ट्रीट देम। अगर डिस्ट्रेस में है, कौन डिस्ट्रेस में है, पेशेंट्स डिस्ट्रेस में है कि केयर टेकर्स डिस्ट्रेस में है, तो ये हमें पता लगाना है। और पेशेंट के रिलेटिव्स को अच्छे से समझाना है कि दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू बी मैड, ओके, इट इज जस्ट ट्रांजिएंट सिचुएशन, और उनमें हम वो कॉम्प्लिकेशन में जाते हुए हम बचा सकते हैं, तो ये हमें देखना है। देन अगर वो बहुत ही एजिटेटेड है तो हमें उसको काम वे से ट्रीट करना है, ठीक है। तो कई बार हमें ऐसे विजिटर्स जो कि जिसको देख के वो गुस्सा हो जाता है, तो ऐसे विजिटर्स को अवॉइड करना है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देन ट्राई टू कीप देम अवेक ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। कुछ भी सिंपल सा वर्क दे दो जिससे वो हमेशा एंगेज रहे, ठीक है, तो ऐसा हमें करना है। एजिटेशन मैनेज करना है, कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, ये सब हमें कैरर को समझाना है। कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सब एकदम से क्लियर रहना है और एकदम सिंपल लैंग्वेज हमें रखनी है जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे उसमें, ठीक। तो हम काफी हद तक कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं और रिहैबिलिटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा अप्रोच हमेशा काम रहेगा, क्वाइट एनवायरनमेंट देना है और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट देना है, वो हमें याद रखना है। और हमें वो क्या मानता है, उसकी बिलीव्स क्या है, ये हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, जिससे हम काफी हद तक उससे हेल्पफुल हो पाएंगे। उसकी फूड की हैबिट क्या है, फ्लूइड्स की हैबिट क्या है, ये हमें मेंटेन करनी है। ये हम आगे डिटेल में भी जानने वाले हैं, तो उसमें भी हम पता करेंगे। कॉन्टिनेंस है, वेदर उसका यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा है या तो स्टूल इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो ये हमें मैनेज करना है, ओके। सो मेंटेन कॉन्टिनेंस। इन्फेक्शन है तो वो आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीट करना है।
ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत है या तो यूरिन टेस्ट करवाने की जरूरत है, क्या है ये हमें करना है। और हमें कोई ड्रग का डोजेज रिड्यूस करना है या तो कोई ड्रग बंद करनी है, तो ये भी सब देखना है। तो लेट अस डिस्कस अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। ओके, तो पहले हम एड्रेस करेंगे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग एंड क्लियर साइनेज। ठीक है, उनको पता होना चाहिए, रीओरिएंट करने की जरूरत कभी कभी पड़ती है कि वो कौन से प्लेस पे है। जैसे हमने आगे देखा कि एक पेशेंट है तो जो आईसीयू में था, अभी वो उसको घर लाके बिठा दिया है ना, तो रीओरिएंट करना पड़ेगा। वो भूल जाते हैं कि कहाँ पे वॉशरूम था, कहाँ पे रसोई घर था, उसको पानी कहाँ से पीना है, ये सब। तो उसका क्लियर साइनेज होनी जरूरी है। अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसको भी हमें ओरिएंट करना पड़ेगा। देन क्लॉक 24 आवर क्लॉक करनी है। काफी हद तक हम कैलेंडर भी रख सकते हैं, तो जिससे हम उसको पता चलेगा कि ये कौन सा मंथ चल रहा है, क्योंकि दे टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। उनको साल का कौन सा मंथ चल रहा है या तो दिन का कौन सा टाइम चल रहा है, रात है या दिन है, वो पता नहीं चलता है। तो मेनी टाइम्स दे हैव प्रॉब्लम्स। और उसमें भी अगर उनको विजुअल इम्पेयरमेंट है या तो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो वो काफी हद तक कंफ्यूज हो जाएगा। तो रीओरिएंटेशन ये खास है। और एज अ नर्स आप उसको कैसे हेल्प करने वाले हो, वो आपको क्लियरली पेशेंट को बताना चाहिए। रेगुलर विजिट जो भी फैमिली है या फ्रेंड से वो करे, वो भी अच्छी बात है। सो छोटा बड़ा थोड़ा सा काम कर ले, उसका अच्छे से टाइम बीता जाए दिन का, तो वो भी उसका अच्छा रहेगा स्टिमुलेशन के लिए, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन के लिए। डिहाइड्रेशन या तो कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें देखना है कि पेशेंट एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक ले, पेशेंट इजीली डाइजेस्टिबल ये फूड ले है ना, और टाइम पे लेता रहे, ये भी अच्छा रहेगा। अगर वो हमें ऐसा लगे कि उसको एडिक्वेटली नहीं हो रहा है हाइड्रेशन, तो कभी कभी हम ऑफर भी कर सकते हैं कि सबक्यूटेनियस आईवी दे या तो इंट्रावेनस फ्लूइड दे, अगर नेसेसरी हो तो वो भी कर सकते हैं। फ्लूइड बैलेंस के लिए हमें नेसेसरी एडवाइस लेनी चाहिए कि स्पेशली जब भी कोमॉर्बिडिटीज हो, पेशेंट को सपोज हार्ट फेलियर हो या तो किडनी फेलियर हो, तो उसमें फ्लूइड इनटेक का काफी रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो ये एज पर इट विल डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, तो उसके मुताबिक हमें करना है। ऑक्सीजन लेवल वो ठीक से रेस्पिरेशन ले रहा है, उसका हाइपोक्सिया तो नहीं हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, अगर चाहिए तो वो थोड़ा स्लो रेट पे ऑक्सीजन देने की जरूरत है, तो ये भी सब कर सकते हैं कि जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पैक्शन जो है होगा वो हम कम कर पाएंगे, और उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से हमें पेशेंट को काफी हद तक सुधार भी कर पा सकेंगे। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन फाइंड आउट करो, विजिबल साइंस सिम्टम्स है या तो फिर कुछ ब्लड टेस्ट या तो यूरिन टेस्ट करके पता करना है, तो वो करके उसका ट्रीटमेंट करो। अननेसेसरी कैथेटराइजेशन नहीं करना है, तो वो हमें कॉन्टिनेंसी क्या है उसकी मुताबिक हमें काम करना पड़ेगा। इमोबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, कभी कभी पेशेंट मोबाइल नहीं रहता है, तो वो हमें देखना पड़ता है, स्पेशली सून आफ्टर दैट सर्जरी। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि कितना हम उसको मोबाइल कर पाए। थोड़ा बहुत उसके साथ रह के हम वॉक पे जाए तो वो भी अच्छा रहता है।
तो एक तरीके से एक्सरसाइज भी हो पाएगी और वो ठीक से खाना भी खा पाएगा, है ना. देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ एक्सरसाइजेस वी नो. सो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है. एनकरेज ऑल द पीपल हु आर अनेबल टू वॉक कि थोड़ा बहुत रेंज ऑफ मोशन उनको एक्सरसाइज करवा दे. पैसिव एक्सरसाइज हो सके तो पैसिव एक्सरसाइज करवा दे. तो ये सब भी इमोबिलिटी में से वो थोड़ा बहुत बाहर आ पाएगा. अभी पेन का क्या करें? तो पेन असेसमेंट आप सीखे ही होंगे. तो एज पर द पेशेंट्स पेन स्केल, अभी ये जो डेलीरियम के पेशेंट होंगे वो काफी हद तक हमें वर्बली नहीं बता पाते हैं कि उनका पेन कितना है, क्योंकि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है ना. तो क्या करेंगे? तो नॉन वर्बल साइंस से हम पहचान सकते हैं. ठीक है. फिर फेशियल स्केल उनको बता सकते हैं कि वो कौन से लिमिट में है. तो ये सब करके हमें देखना है कि उनका पेन लेवल कितना है और अकॉर्डिंग टू WHO लैडर हम उनको पेशेंट को पेन मेडिकेशंस दे. तो उसके लिए हमें रिव्यू भी करना है और आगे जाके असेसमेंट करके हम आइडेंटिफाई करें और पेशेंट को अच्छे से मेडिकेशन दे और उनको पेन फ्री रखे. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा पेशेंट्स के लिए. कई बार पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है तो भी हम उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ के उनके आंख के इशारे से या तो हम उनको कार्ड्स दिखा के हम पता कर पाते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है. So all the kinds of non-verbal signs of pain हमें देखना है. पेशेंट्स जो मल्टीपल ड्रग्स पे है ना, पॉलीफार्मेसी का प्रॉब्लम्स हर बार रहता है. तो उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जितनी जरूरत हो उतनी ही मेडिसिन उनको चालू रखे, या तो जो भी मिनिमम डोज हो वो चालू रखे. तो जिससे हम काफी हद तक कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स मेडिकेशन के बंद कर सकते हैं. तो रिव्यू करना जरूरी है. न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन है तो उसके लिए हमें केयर टेकर की उसके साथ बैठ के प्लान करना है. अच्छे से डाइट मेन्यू प्लान करना है और फाइंड आउट इफ द पेशेंट हैज डेंचर्स और नॉट, है ना. अदर उसको च्यूइंग करने में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और क्या कोई ओरल इन्फेक्शन है या तो फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब भी फाइंड आउट करना है. और एज पर द रिक्वायरमेंट उनसे नर्सिंग केयर देना है. सेंसरी इम्पेयरमेंट, अगर पेशेंट को चश्मे लगे या तो पेशेंट ठीक से सुन नहीं पाता है तो डंग का उसका क्या आई चेकअप करवाना है तो वो करवाना चाहिए. कभी कभी ईयर वैक्स इम्पैक्ट होने जाने से भी क्या वो ठीक से सुन नहीं पाएगा, तो ये हमें चेक करना है ना. तो जो भी सेंसेशन के लिए जो भी नीडेड है वो एड्स हमें उनको देना है और वो अच्छे ऑर्डर में हो, वर्किंग कंडीशन में हो, वो भी चेक करते रहना है. स्लीप पैटर्न अच्छे से रहे उसके लिए भी हमने आगे देखा कि बने जब तक हो सके तो उसको डे टाइम में अवेक रखना है, जिसकी वजह से वो रात को अच्छे से सो पाए. शेड्यूलिंग ऑफ मेडिकेशन, तो ये हमें ध्यान रखना है. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अगर ये नॉन फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से नहीं ट्रीट कर पा रहे, पेशेंट बहुत ही एजिटेट हो गया है, बहुत क्राउडी हो गया है, तो उसको कई मेडिसिन भी दे सकते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स आई हैव गिवन हियर. हेलोपेरिडोल है तो 0.5 मिलीग्राम से लेके 3 मिलीग्राम तक दे सकते हैं ओरल या तो सबक्यूटेनियस. इनके इफ सीवियर एजिटेशन है तो सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं. एडजस्ट डोज, right? Then other medicine is risperidone. Generally, benzodiazepine are avoided except in severe
एजिटेशन, और उसके एग्जाम्पल्स है लोराज़ेपाम और मिडाजोल। तो ये कुछ हद तक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है डेलीरियम का। प्रिवेंशन हमें करना है, डेलीरियम में न जाए पेशेंट, है ना, तो उसके लिए हमें ऑल द रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे, और पीपल हु आर एट रिस्क वी विल बी मोर वॉचफुल देम फॉर देम। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में हो तो क्या कर सकते हैं हम, तो फ्रीक्वेंटली रूम चेंज ना करें, कभी कभी उनका बेड एकदम से चेंज कर देते हैं तो वो ना करें, अगर वो सब हो रहा है तो रीओरिएंट करें। ठीक है, लाइट फैसिलिटी जो है, इवन नाइट को भी तो नाइट लैम्प चालू रखे, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। पेशेंट अच्छे से सो पा रहा है कि नहीं, ये सब ध्यान रखना है। और घर पे हो तो पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बता के रखना है कि उनके एटमोस्फियर में क्या रखना है, बने जब तक हो सके तब काम एनवायरनमेंट रखना है और ओरिएंटेड रखना है उनको। ठीक है, चलने के लिए कुछ मदद की जरूरत हो तो वो रखना है, थोड़े उनको घूमने के लिए ले जाना है तो कैसे ले जाए, तो व्हील चेयर की जरूरत है या तो वॉकर की जरूरत है ना, तो ये खास ध्यान रखना है। मेडिकल प्रॉब्लम्स ना आए, इन्फेक्शन बार बार ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। तो ये सब हमें पेशेंट्स के रिलेटिव्स को बताना है। तो ये हुए प्रिवेंशन पॉइंट्स, और विथ दिस beautiful note, I would like to end my presentation. I hope it was clear. Thank you, Stella, Anna. ma'am, Stella, ma'am. I'm here. I'm here only. We have a presentation today, right? Yes, ma'am. We have a presentation So by. can we go for the presentation because it's already 4:05. Then Yes, we can ma'am. We take have some a questions presentation by also. Deepali Kumar. Yeah, Deepali Kumar. That's Deepali, are you there? Yes, ma'am. yeah, hi Deepali. So you are ready? Yeah. Okay, go on Yes, with ma'am. your presentation. Okay, go on with your presentation, Deepali. Deepali, you are not audible. I think you have problem with your headphone. Stella, ma'am, is she audible? I can't hear her. No. She's not audible. I can't hear. Hello. Yes, Deepali. सुन सकते हैं मैम? Yes, please go on. Please go on. Okay. Myself Deepali Kumar. My resignation staff nurse. I'm working in Arvindo University. My patient name is Bhavri Bai, age 60-year-old, female. Admission date 27/4/22. Patient complaints: severe pain in back, lower limb weakness since 4 months, urine infections and bowel incontinence and constipations, and fever. History, na? History of illness: severe pain in back, lower limb weakness since 4 months, urine infection. मैम तो ऊपर लेके नहीं जा, मैम अच्छे से दिख नहीं रहा। हाँ,
History of illness. History of illness, ma'am. Oh shit. हाँ. मैं बताती हूँ. Ball incontinence and constitutions. Lymphedema plus on left hand. She is having mastocytosis CA, breast, spinal cord compressions. Examinations. CNS contributions. Conscious irritant. PS soft. CBS S1 S2 plus. ये तो आगे जाने रहे. Vitals, temperature 98.4, pulse 96 per minute, respiratory 20, BP 120/80. General examinations. Patient is conscious, well oriented and cooperative. Pain assessment scale 8. Treatment and investigations. Physiotherapy, crab bandaging for upper limb, patient for pressure point. Silicone catheter and catheter care. Proper cleaning the catheter. Investigations. Calcium, COVID antigen negative, CBC, CT scan, MRI, chest X-ray, USG. Physical excepts depressed mood 90%, fear of metastasis, यहाँ पे तो आगे जा ही नहीं रहे. Not expressing pleasure and fear of physical suffering 85%. Proper communication, treatment and counseling helps in a great way to tackle such issues. Prevailing holistic care, spiritual support to the patient and family members and showing empathy. Medication. Pentocid 40 mg OD, syrup Crimafim 20 ml OD, tablet Selcal 500 mg BD, tablet Paragabalin 75 mg, 2 tablets HS, tablet Flupyritin 100 mg TDS, tablet Tramadol 50 mg TDS, syrup A to Z 2 teaspoon BD, candid mouth pen for local apply, tablet Calpol 650 mg SOS, physiotherapy for upper and lower limb, crab bandaging, etherate for upper limb lymphedema, intake and output. Patient is taking
sufficient water intake and semi-soiled by mouth, taking breakfast, lunch and dinner. Main concern, patient can not move without support. Nursing care, catheter care, back care, physiotherapy, pain management, and antibiotics and supportive care. Summary, her son is given details. 2018, right breast radical mastectomy done. Then after biopsy, another right breast radical mastectomy done. After 6 months, the following by chemotherapy given and patient is maintained till 2021. 18th April 2022, she is having swelling and back pain complaints and admitted neuromedical medicine for 2 days. Then referred to orthopedic department for severe back pain management. According to CT report, patient is having card compression and patient transferred to palliative care for future treatment. Discussion point. Moral support for dullness and weakness. Home care training, care catheters and crab bandage. Physiotherapy at home. Thank you. दीपाली, हाँ, आपने मैम। लिखा है कि डिस्कशन पॉइंट में क्या लिखा था? फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट क्या लिखा है ये? Moral support for मोरल सपोर्ट फॉर डलनेस एंड वीकनेस. फिर होम केयर ट्रेनिंग, कैथेटर केयर, क्रेब बैंडेज, फिजियोथेरेपी एट होम. पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है. अच्छा, पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका, तो आप लोग पेशेंट को होम केयर कर रहे हैं क्या? होम केयर हम नहीं करते, उनको हमने ट्रेन कर दिया है, अटेंडर जो थे उनको. तो आप लोग वहाँ पर होम केयर नहीं है, अभी शुरू किया नहीं है क्या? होम केयर अभी तक शुरू नहीं हुई है मैम. अच्छा, मोरल सपोर्ट फॉर डलनेस एंड वीकनेस. तो एक्चुअली है ना, ये पूरा जो आपने प्रेजेंटेशन किया वो हमको ठीक से क्या वो पिक्चराइज कर नहीं पाया. ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारा तो चीजें आप इसमें लिखा है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है जो आपने बताया था. अच्छा. ओके, और एक बात है, फिर दूसरी बात ये है कि मोरल सपोर्ट फॉर डलनेस एंड वीकनेस बोला है. डलनेस एंड वीकनेस आपने जैसे कि लिखा कि आपने लिखा 90% पेशेंट को मूड ऑफ है करके. सबसे पहले ये बात मालूम होना चाहिए ना, पेशेंट को मालूम है क्या पेशेंट को कैंसर है और मेट्स हो चुका है करके पेशेंट को मालूम है क्या? हाँ मैम, मालूम है. हाँ. किसने बताया था पेशेंट को? सर ने. सर ने बताया था. अच्छा, आपका डॉक्टर कौन है वहां पर? डॉक्टर पंकज सिंघानिया. ओके ओके, आई नो. ठीक है, तो शायद पेशेंट को ये पता चलने के बाद शायद पेशेंट को ये दुखी हो गया होगा पेशेंट, इसलिए तो आपको लगा होगा कि पेशेंट थोड़ा सा डल और वीक है करके. ये वीकनेस जो आपने लिखा है, वीकनेस यानी शरीर का है क्या मन का बोल रहे हैं आप? मन का भी और शरीर का भी, क्योंकि मैम उनको सपोर्ट दिए बिना वो कुछ नहीं कर पाते. कुछ नहीं कर पाते मतलब वो जो उनके लोअर लैम्ब है जो वर्क नहीं करता कुछ भी. ऑलरेडी पैरालिसिस हो चुका है. वही पेशेंट को स्पाइनल मेट्स है ना, इसकी वजह से पेशेंट को और उनको 2000 हाँ मैम एक्सक्यूज मी, उन्होंने 2018 में उनको पता था ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि पहले फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड 6 मंथ बाद सेकंड भी हो गया था, लेकिन ज्यादा वीक वो तब दोनों ब्रेस्ट में. हाँ, जब वो सेकंड टाइम जो सीवियर बैक पेन हो गई
तब उनको ज्यादा मतलब वो डिप्रेस हो गई, क्योंकि चलना फिरना सब उनका बंद हो गया। ये तो मतलब पेशेंट को जब से पता चल गया कि उसका दोनों ब्रेस्ट में कैंसर है और ऊपर से उसका दोनों पैर अभी हिला नहीं पाता, पूरा बिस्तर के ऊपर ही उनका जिंदगी चलना था। इट्स नेचुरल ये है कि हर पेशेंट कोई भी हो तो उस सिचुएशन में है ना, उन लोग डिप्रेशन हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि पेशेंट को 2018 से ये सब मालूम है, राइट? हाँ मैम। तो पेशेंट को तब से पेशेंट को एक्चुअली हम लोग पेशेंट को क्या बोला, कम्युनिकेट करके रखना चाहिए था ये सब, ठीक है। अचानक एक दिन हम लोग एक सब कुछ इकट्ठा बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद 2018 में किसी ने बताया नहीं होगा पेशेंट को कि पेशेंट को ऐसे प्रॉब्लम है करके, तो पेशेंट भी सोचा होगा अरे कुछ नहीं है, ये सब आम बात है, ऐसे चलता होगा। लेकिन सडनली अभी जब पेशेंट को पता चल गया तो पेशेंट दुखी हो गया होगा, राइट? या मैम। तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग पैलिएटिव केयर जो भी है, डॉक्टर पंकज तो बहुत अच्छा मुझे मालूम है। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओनली बाय साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप दे पाएंगे थोड़ा पेशेंट्स ठीक होगा, मतलब उनका नहीं, मन का बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है। वीकनेस तो वीकनेस रहेगा, लेकिन उसमें भी हम लोगों को पेशेंट से बात करना पड़ेगा, ठीक है। बिना बात को कुछ नहीं होता है, बात करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को कैथेटर वाला डाला है, शायद बिस्तर के ऊपर पेशेंट को नहलाना धोना सब कुछ करना पड़ता है, तो इसके बारे में पेशेंट को आप बात करना पड़ेगा। हाँ मैम, हम उनकी कांटेक्ट में हम बात करते हैं, फोन पे, वीडियो कॉल पे, वो हमसे कांटेक्ट में है, पेशेंट बहुत क्लोज है हमसे। तो और दूसरी बात, होम केयर ट्रेनिंग आप बता रहे थे। होम केयर ट्रेनिंग में एक बात आपने बोला आपको अभी तक वहां पर होम केयर शुरू किया नहीं है करके, लेकिन बात यह है कि पेशेंट को अगर आपने ट्रेनिंग करके भेज दिया, लेकिन वहां पर उन लोग क्या कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। हाँ मैम। ठीक है, मतलब मैंने किसी को कुछ बता के भेज दिया, वो घर में जाके वही नहीं कर रहे तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाता है। हाँ मैम। ओके, तो ये बात हम लोगों को पक्का, शायद आप लोग होम केयर शुरू करने से अच्छा होगा, नहीं है तो और कोई होम केयर फैसिलिटी कहीं है तो उनसे आपको जोड़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उनको जरा पेशेंट को होम केयर में देखने के लिए। 2-3 बात के लिए, एक उन लोग कैथेटर केयर कैसे दे रहे हैं, दूसरा बात ये बैंडेज कैसे बांध रहे हैं, ये सब देखने के लिए पेशेंट का होम केयर विजिट बहुत जरूरी है। अभी फिजियोथेरेपी आपने लिखा है, फिजियोथेरेपी किसने सिखाया पेशेंट को? हमारे यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, उन्होंने भी ट्रेन किया उनको। उन्होंने ट्रेन किया है, लेकिन पेशेंट का लोग अभी कैसे कर रहे हो, जितना भी किया है उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट हुआ है कि नहीं, ये सब देखने के लिए कम हो गए मैम। वो अभी 24 को दिखाने आए थे, तब भी हमसे मिलके गए, फिर से आए थे विजिट के लिए। नहीं, क्या बेनिफिट हुआ है पेशेंट को फिजियोथेरेपी की वजह से? पूरा स्वेलिंग वगैरह कम हो गया है हाथ का। हाँ, ठीक है, तो ये बात है। सो इसमें से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पूरा पार्टिसिपेंट्स के लिए। पेशेंट्स ये ब्रेस्ट है, दोनों ब्रेस्ट का कैंसर का पेशेंट है, ये पेशेंट का आगे और कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या, जिसमें नर्सेस बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, घर वालों को हमको बता के रखना पड़ेगा, कभी भी ऐसे होगा तो आप लोग तुरंत हॉस्पिटल में लेके आना करके? एनीवन? हाँ, दोनों हाथ का मूवमेंट वगैरह कम हो सकता है मैम। उसके अलावा स्प्रेड भी हो सकता है। कहाँ पर? नेक तक। ब्रेन मेट्स हो सकता है। ये कौन बोला? पम्मी? हाँ पम्मी आ गया, पम्मी है, ब्रेन मेट्स हो सकता है, ठीक है पेशेंट को। आज का हम लोग ना क्लास में डेलीरियम बात कर रहे थे,
अचानक शायद लोग बताता होगा कि घर पे पता नहीं पेशेंट क्या क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को पहचानता नहीं है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये सब के ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, घर वालों को हम लोगों को सिखाना पड़ेगा। ऐसे भी बात हो सकता है तो आप लोगों को क्या करना है, किससे जल्दी मिलना है, करना नजदीक कोई भी हॉस्पिटल में लेके जा सकता है। ये सब बातें पेशेंट का फैमिली को हम लोगों को समझा। सिखाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी ये बात है, जैसे कि आपने बोला था कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, देन फिजियोथेरेपी कौन करवा रहा है? कौन मदद कर रहा है पेशेंट को फिजियोथेरेपी करने के लिए घर पे? घर पे तो उनका बेटा और बहू करते हैं। उनका बेटा, और वो लोग सही तरीके में कर रहे हैं, वो उसका फॉलो बहुत जरूरी है। ओके कैथेटर मैम। जो आपने कैथेटर डाला, आपने बोला अभी सिलिकॉन कैथेटर डाला है करके, हाँ, सिलिकॉन कैथेटर वैसे कितना महीने के लिए डालता है? 1 मंथ के लिए। तो उसका अच्छा था आप लोगों को रूस कैथेटर, नॉर्मल पॉलिश कैथेटर डालना था। सिलिकॉन अभी कैथेटर यूजुअली 3 महीने के लिए डालता है। ठीक है, सिलिकॉन कैथेटर कैन बी केप्ट फॉर 3 मंथ। लेकिन नॉर्मल जो हम लैक्टेक्स पॉलिश कैथेटर यूज जो करता है, जो येलो कलर है ना जो डालता है, वो सिर्फ 1 महीने के अंदर हमको चेंज करना पड़ता है। लेकिन ध्यान में रहे, सिलिकॉन कैथेटर डाला है करके है ना 3 महीने तक कुछ नहीं होगा, ये सोचना ही नहीं है। ठीक है, हमारा ओके। अभी ये जो कोविड का टाइम, जितना भी पेशेंट्स को हमने सिलिकॉन कैथेटर डाला है, 20-25 दिन के बाद है ना हमको सबको निकालना पड़ा, क्योंकि हाँ, सबको इन्फेक्शन था। ओके और मैम। सिलिकॉन कैथेटर डाल के किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम्स भी था, तो कैथेटर रख नहीं पाया, तो हम लोग ने फिर नॉर्मल कैथेटर में आ गया, क्योंकि सिलिकॉन कैथेटर एक तो बहुत महंगा है, इट्स वेरी कॉस्टली। ठीक है, हाँ मैम। अभी पेशेंट्स ले सकता है, ये सब हम बता नहीं सकता है। दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग ये है कि सिलिकॉन कैथेटर हमने डाल दिया, सोच लिए 3 महीने के लिए कुछ नहीं होता है करके, वहां पर पेशेंट को कहीं इन्फेक्शन कुछ हो गया तो, और कारण सिलिकॉन कैथेटर डालने की वजह से नहीं, और भी कारण है जिसकी वजह हाँ से मैम। कैथेटर मतलब यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हो सकता है उन लोगों को पता नहीं चला, और पेशेंट को आखिर में लेके आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीजें में हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है, आपको पेशेंट और पेशेंट को फैमिली के साथ बात करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मैम। तो होम यहाँ पर होम केयर ट्रेनिंग जैसे आपने लिखा है, होम केयर ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाना है पेशेंट और फैमिली को। एक तो पक्का कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मतलब पूरा पेशेंट का बारे में जानकारी देना, और आगे क्या क्या हो सकता है उसका जानकारी पक्का देना है पेशेंट को फैमिली को। दूसरा, पेशेंट का केयर, जैसे कि बेड बाथ, कैसे नहलाना है पेशेंट को, ये सब पेशेंट को आप लोगों को सिखाना पड़ेगा। कैथेटर को कैसे केयर कर सकता है, कब एक पैलिएटिव केयर में आप लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम होने से आप लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसके बारे में। हाँ और मैम। उसके साथ साथ आपने बोला क्रेप बैंडेज वगैरह बांधा करके, वो कैसे बांधा, ये सब देखने के लिए बहुत जरूरी है, एक होम केयर विजिट बहुत जरूरी है। ओके मैम। ठीक है, और अन्ना इफ यू वांट टू टेल समथिंग गो अहेड। All correct. Yes, I do agree that many times silicone catheter also, I don't know why, but it do create problem. I also had similar problem with my mother-in-law. Many times leaking and like used to occur. So we have to find out कारण क्या है, first we have to find out, that is very important. See, even if the patient silicone catheter में हो, कभी कभी constipation बहुत मुश्किल हो जाता है, because of constipation there will be a infection, उसकी वजह से भी हो सकता है, constipation की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि there will be bladder spasm, this one will press and there will be leaking. Okay, तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि आम जैसे कि हम लोग कभी कभी है ना, जब पेशेंट को लीकिंग होता है, हम लोग ये सोचता है कि किस लिए लीकिंग हुआ, शायद हमने छोटा वाला मतलब साइज है ना कम डाला होगा करके, ऐसे नहीं होता है। ठीक है,
आप चेंज करके बड़ा वाला डाल के भी देखो, यही होने वाला है। तो उसमें 3-4 चीजें वो जो है हम लोग को याद रखना पड़ता है। मुझे मालूम नहीं आप लोगों को बेडरिडन पेशेंट और कैथेटर केयर के बारे में क्लास लिया है कि नहीं करके। हम लोग ये बताता है, सबसे बड़ी बात ये है कि पेशेंट को, फैमिली को ये सिखाना है, पेशेंट को कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना है, ठीक है। डेली बाउल मूवमेंट, एटलीस्ट ऑल्टरनेट बाउल मूवमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी बात, क्लीनिंग द पेरिएनल एरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा असेंडिंग इन्फेक्शंस होता है, जैसे कि एनस से इन्फेक्शन कैथेटर की तरफ जाता है। सो क्लीनिंग बहुत जरूरी है, कैसे कि ऊपर से नीचे क्लीनिंग करना। कभी कभी क्लीनिंग करने का टाइम मालूम नहीं पड़ता है पूरा। तो तीसरी बात ये है, अगर पेशेंट को पैम्पर्स बांधा हुआ तो, ठीक है, पेशेंट को पैम्पर्स बांधना तो है, अगर पेशेंट ने बाउल मूवमेंट हो गया, पैम्पर्स में पूरा हो गया, ये कैथेटर के ऊपर पेशेंट का जहां पर स्पेशली ये फ्यूटल फीमेल पेशेंट्स, उनका वेजाइना का वो सभी एरिया में है ना पक्का स्टूल्स रहेगा, ठीक है, मोशन रहेगा। तो उसको सब अच्छा से क्लीन करना पड़ता है। तो ये फैमिली लोगों को सिखाना है, प्लस उसके बाद उनको बोलना कैथेटर को भी अच्छा से क्लीन करना है करके। उसके लिए बिटाडिन का ये सब जरूरत नहीं है, आम ये यूज करो, पानी और सोप एंड वाटर काफी है। सोप एंड वाटर लगा के अच्छा से धोने के लिए उनको बोलना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि पेशेंट जो भी कैथेटर में है उनको पानी पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। पानी यानी ये नहीं बोल रही हूँ कि 3 लीटर पानी ही पीना है करके, चाय होगा, दूसरे जो भी चीजें उन लोग पी रहे, कम से कम 2 से 3 लीटर तक तो पक्का अंदर जाना चाहिए, ताकि यूरिन अच्छे से फ्लो होना चाहिए बाहर। एंड प्लस उनको बताना ये है कि कभी भी उनका ये बैग है ना, यूरिनरी बैग है ना, बिस्तर के ऊपर वगैरह नहीं रखना, हमेशा वेस्ट के नीचे ही रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्फ्लेट करता है ना हम लोग बलून को जब इन्फ्लेट करता है, आप 30 ml पहले डालो, फिर उसके बाद 15 ml निकाल दो। समझ में आ गया? ये नहीं है कि सिर्फ 10 ml 15 ml डाल दिया तो क्या हो जाता है, बलून है ना, पहले जब आप पानी डालते हैं एक साइड में सिर्फ फूलेगा, ठीक है, आप छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता है। आप है ना एक काम करना, एक कैथेटर ले लो, पॉलिश कैथेटर, ठीक है, सरल सादा पानी अभी के लिए आपको टेस्ट करने के लिए पानी ले लो। पहले आप 5 ml, फिर 10 ml, फिर 15 ml डाल के देखो वो बलून कैसे फूलता है करके, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, आप एक बार ऐसे देखिएगा तो आपको पता चलेगा। सो करना क्या है, 30 ml 25 से 30 ml डालो, उसके बाद उसमें से 15 ml निकाल दो। 10 से 10 to 15 ml काफी है पेशेंट को वो जो ट्राइगोन में रहने के लिए। ये ऐसी छोटे छोटे चीजें हैं जो बहुत जरूरी है कि हम लोगों को फैमिली को सिखाना है और नर्सेस को जो जानना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया, उसमें भी पेशेंट को डिलीरियम हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों पेशेंट फैमिली को सिखाना। तो ये मतलब ये नहीं है कि आपने सिलिकॉन डाल दिया ठीक है बस 3 महीने के लिए आराम करो, नहीं होता है। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इससे अच्छा है कि नॉर्मल कैथेटर ही डालो आप, क्योंकि सिलिकॉन कैथेटर महंगा भी है, कभी कभी 3 महीने नहीं रहेगा, फिर आपको वो निकालना है, फिर दूसरा डालना है, तो उसमें प्रॉब्लम रहता है। उससे अच्छा है कि नॉर्मल पॉलिश कैथेटर ही डालो, 1 महीने के बाद चेंज करना है, बस इतना ही बात है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है? सानिया, इफ किसी को कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आई थिंक वी विल वाइंड अप। Yes, ma'am. There is no more questions. We can wind up. Okay, so thank you, Anna, so much for such a beautiful presentation, and also the participants. ज़्यादा participants आज थोड़ा ही participants participate किया actually, and I hope
ये नॉर्थ ईस्ट सिलचर का सब लोग वापस आ गया क्या? अभी भी प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, बिकॉज आई कीप ऑन लुकिंग सिलचर एंड नॉर्थ ईस्ट आसाम में अभी भी आज भी बहुत बारिश हो रहा है बोल रहे हैं, सो उसका भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो कुछ भी है ना, आप लोग अपना फ्रेंड से पूछ के भी सीख लो, एंड ऑल द बेस्ट। वी विल सी नेक्स्ट सैटरडे है ना सीनियर? Yes, ma'am. We do have a session on Saturday. Yeah. Thank Okay, you thank all. you all. Bye. Thank you, Thank Deepa. you, ma'am. Thank you, Anna, Thank ma'am, you. for the presentation. Thank you, ma'am. Thank you all. you, We'll ma'am. see you on the next class. I have shared the feedback link. Please fill it up. Bye. Bye. Thank you.